हाय। अभी तक हम लेटेस्ट सीखे टोटल 6 चैप्टर के ऊपर कंप्लीट हमारी पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर चुके हैं, पूरे कंसेप्ट को समझ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस के थ्रू। तो एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं 7 चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर 6 से 7 से पहले हमने स्टडी जो करा है, सबसे पहला चैप्टर था गेटिंग स्टार्टेड विद सी। उसके अंदर सी प्रोग्राम को रन कराने के, सी प्रोग्राम को लिखने के क्या क्या रूल्स होते हैं वो सब हमने स्टडी करा। सेकंड चैप्टर था सी इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमने जाना है कि टाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस या इंस्ट्रक्शंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। थर्ड चैप्टर था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसके अंदर हमने पढ़ा कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर कि कोई कंडीशन आती है उसके बेस के ऊपर कैसे डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, किसके बेस पे लिए जाते हैं, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये जो स्टेटमेंट थे सी के डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं। इनके ऊपर हमने चैप्टर 3 के अंदर स्टडी करा। फोर्थ मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर हमने स्टडी करा रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। इसके ऊपर सारी एक्सरसाइज हमने सोल्व करी है। उसके बाद में आता है 5th चैप्टर के अंदर था लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के व्हाइल लूप। जब हमें सी लैंग्वेज के अंदर किसी एक ही फंक्शन को या एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना होता है तो उसको किसकी हेल्प से करते हैं, वो होता है लूप के थ्रू। और सबसे पहले हमने स्टडी करा था व्हाइल लूप। उसके बाद था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस। मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशन हमने स्टडी करा फॉर लूप, डू व्हाइल, नेस्टेड लूप्स, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड के बारे में कि कंटिन्यू का काम करता है, ब्रेक का काम करता है। और लूप, डू व्हाइल लूप और एक लूप के अंदर लूप कैसे चलता है उसको जो नेस्टेड लूप कहते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करा था हमने। तो ये हो गया अभी तक का हमारा जो भी स्टडी करा है लेटेस्ट सी के ऊपर। पूरे 6 चैप्टर्स के ऊपर ना केवल हम स्टडी कर चुके हैं बल्कि स्टेप बाय स्टेप करके हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 7 के अंदर। चैप्टर 7 है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। द कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउ अस टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम द नंबर ऑफ चॉइसेस इज कॉल्ड ए स्विच, or more correctly a switch case default, since these 3 keywords are go together to make a control statement। देखिए फॉर एग्जांपल की मान लीजिए हमारे रूम की लाइट है, हमारे रूम की जो लाइट का जो कनेक्शन होता है तो उसके अंदर एक ही जगह पर काफी सारे स्विच होते हैं कि फर्स्ट लाइट एक स्विच से फैन ऑन हो रहा है, एक स्विच से एसी ऑन हो रहा है, एक स्विच से लाइट ऑन हो रही है या फिर टेबल्स की लाइटें हो रही है। तो अलग अलग स्विच का अलग अलग काम होता है। तो मतलब कि जब हमारे पास में एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे चॉइस अवेलेबल है कि कब कौन सा स्टेटमेंट रन करवाना है। तो कब कौन सा स्टेटमेंट रन करवाना है ये कौन डिसाइड करता है, या तो हम कंडीशंस के थ्रू करते हैं, इफ एल्स के थ्रू सब कुछ काम करता है, हमने टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हमने सारा काम करा था। तो उसी चीज का अल्टरनेट अवेलेबल होता है स्विच। स्विच के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी केसेस होते हैं कि केस 1, केस 2, केस 3, मतलब कोई कंडीशन आपके सामने आ रही है, उस कंडीशन के बेस पे कौन से वाले केस को, कौन से वाली चॉइस को एग्जीक्यूट करना है, तो उसको कहते हैं स्विच केस। तो इसलिए केस कंट्रोल जो इंस्ट्रक्शंस होता है उसके कंपोनेंट के अंदर स्विच केस आता है, तो उसको जनरली बोल देते हैं स्विच केस। और स्विच केस के अंदर कैसा सिंटैक्स होता है, स्विच आया, स्विच के अंदर ब्रैकेट में आ जाते हैं, ब्रैकेट के बीच में एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके अंदर कोई वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं, कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, या कुछ एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन भी हो सकता है। जो इवैल्यूएशन होगा उस इवैल्यूएशन के बेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनेंगे, जैसे केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए केस के बाद में लिखा कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। इसके अंदर जब केसेस की बात करते हैं तो केस के अंदर क्या आ सकता है, एक वो चीज आएगी जिसके अंदर फिक्स होगा, लिटरल या कांस्टेंट को यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे किसी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते तो मतलब ये है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वो यहाँ पर नहीं आ सकता। तो केस कांस्टेंट के अंदर या तो लिखेंगे कांस्टेंट 1, या तो कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट होगा या इंटीजर टाइप कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट भी फ्लोटिंग टाइप नहीं हो सकता, या तो इंटीजर या कैरेक्टर टाइप कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट के अंदर में लिखा जाता है डिफॉल्ट स्टेटमेंट को। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऊपर जितनी भी चॉइसेस अवेलेबल है अगर उनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं हुआ और आपने डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो डिफॉल्ट रन होगा। और अगर किसी पे आपने ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया तो भी डिफॉल्ट रन होगा। डिफॉल्ट ब्रेक कीवर्ड का क्या होता है आगे हम स्टडी करेंगे। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं 4। एक तो स्विच, केस, डिफॉल्ट एंड ब्रेक। स्विच क्या होता है, एक्सप्रेशन टू मेकिंग चॉइस सिलेक्शन। स्विच के जस्ट बाद जो ब्रैकेट होता है उसके बीच में एक्सप्रेशन लिखा जाता है जो कि चॉइस को डिफाइन करता है कि आपको किस चॉइस के ऊपर जाना है। सेकंड होता है केस फॉलोड बाय एन इंटीजर और एक कैरेक्टर कांस्टेंट, या तो यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट होगा या इंटीजर टाइप कांस्टेंट होगा चॉइस को चूज करने के लिए कौन सी चॉइस है।
उसके बाद में डिफॉल्ट, इफ नो मैच इज फाउंड विद एनी ऑफ द केस स्टेटमेंट ओनली द स्टेटमेंट फॉलोइंग द डिफॉल्ट केस आर एग्जीक्यूटेड। जब ऊपर अवेलेबल किसी भी चॉइस में से आपका रिजल्ट मैच नहीं करता है या कोई चॉइस वो नहीं है जो कि आपको चाहिए एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट होने पर होता है जब चॉइसेस अवेलेबल नहीं होती। तो उसके बाद होता है ब्रेक कीवर्ड, टू गेट आउट ऑफ द स्विच। हमारे पास में इतनी सारी चॉइसेस अवेलेबल होती है स्विच केस के अंदर, मान लीजिए 5 केसेज हैं, 5 केस में फर्स्ट वाले केस को रन करा एग्जीक्यूट कराने के बाद में उससे बाहर निकलना होता है। अदरवाइज अगर उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो सेकंड वाले के ऊपर चेक करेगा, वो थर्ड को चेक करेगा, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा बट उनको चेक तो जरूर करेगा, कंडीशन तो चेक होगी। उसके बाद में डिफॉल्ट अगर अवेलेबल है तो डिफॉल्ट को रन करा देगा क्योंकि डिफॉल्ट पर कंडीशन में रन हो जाएगा। तो उस केस के ब्लॉक से बाहर निकलने के लिए, उस स्विच से बाहर निकलने के लिए हम यूज करते हैं ब्रेक कीवर्ड का। जैसे हम फॉर लूप या नेस्टेड लूप्स के अंदर वाइल डू वाइल के अंदर यूज करा था ब्रेक कीवर्ड का, कंटिन्यू कीवर्ड का। ये कंटिन्यू कीवर्ड तो कहां से, कोई ब्लॉक होता है तो उसके वापस से फर्स्ट स्टेटमेंट में ले जाता है, लेकिन ब्रेक जो होता है उस पर्टिकुलर ब्लॉक से हमें बाहर निकाल देता है। केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस का फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टार्ट आई, आपके पास में कोई चॉइस होती है, स्विच होता है, केस 1 हुआ तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, केस 2 हुआ तो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, केस 3 है तो उसके एग्जीक्यूट होंगे, केस 4 है तो उसके होंगे। देखिए जिसकी चॉइस एग्जीक्यूट अवेलेबल होती है वो स्टेटमेंट होगा। अगर केस 1 चेक करेगा, केस 1 अगर यस है तो ये स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करने के बाद में नीचे आ जाएगा, और अगर केस 1 नो है तो फिर जाके केस 2 को चेक करेगा कि केस 2 सही है कि नहीं है। केस 2 गलत होगा तो केस 3 को चेक करेगा, केस 3 गलत होगा तो 4th पे आएगा। इसके बाद अगर डिफॉल्ट लिखा हुआ है, अगर सारी कंडीशन गलत है तो जो डिफॉल्ट लिखा हुआ उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंपल सा इसका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है। स्विच केस के ऊपर हम इफ एल्स लेटर के साथ में भी कंपेयर कर सकते हैं। जनरली स्विच को यूज भी इफ एल्स के कंपेरिजन में करा जाता है कि इफ एल्स की जगह पे स्विच को हम रिप्लेस कर देते हैं। There are some things that you simply cannot do with a switch. सिंपल सी बात है कि स्विच के साथ में क्या क्या चीजें कर नहीं सकते हैं वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ए फ्लोट एक्सप्रेशन कैन नॉट बी टेस्टेड यूजिंग ए स्विच। जैसा कि हमने अभी जस्ट पिछले वाली स्लाइड में चेक करा कि केस स्विच केस के अंदर केवल कैरेक्टर टाइप कॉन्स्टेंट हो सकता है या फ्लोटिंग टाइप इंटीजर टाइप कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो इसलिए फ्लोटिंग टाइप एक्सप्रेशन इसके अंदर इवेलुएट नहीं होते हैं। केसेस कैन नेवर हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन। जैसा कि जस्ट हमें बोला है कि कैरेक्टर टाइप या इंटीजर टाइप कांस्टेंट हो सकते हैं, तो अगर केवल कांस्टेंट ही हो सकते हैं तो वेरिएबल का कोई नाम ही नहीं है कि वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वेरिएबल इवेलुएट नहीं करे जा सकते। वेरिएबल का मतलब है कि वेरिएबल की वैल्यू असाइन केसेस के अंदर नहीं लिखा जा सकती, वेरिएबल ए बी सी, क्योंकि उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मल्टीपल केसेज कैन नॉट यूज सेम एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट केस स्टेटमेंट 1 मतलब केस 1 केस 2 केस 3 इस तरीके से चॉइसेस जो होगी, कौन सी चॉइस का एग्जीक्यूट करना, तो वो सारी अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। आप ऐसे नहीं सकते केस 1 केस 1 केस 1 केस 1 को डबल रिपीट नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि केस 1 का जो ब्लॉक है और केस 2 का जो ब्लॉक है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन एंट्री करने के लिए केस के बाद में जो भी आपका कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट होने चाहिए। इन प्रिंसिपल ए स्विच में अकर विद इन अनदर बट इन प्रैक्टिस देयर इज रेयरली वन। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जैसे नेस्टेड लूप होता है, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होते हैं, वैसे नेस्टेड स्विच केस भी हो सकते हैं, बट उनका यूज बहुत रेयरली करते हैं। इफ वी हैव नो डिफॉल्ट केस देन द प्रोग्राम सिंपली फॉल थ्रू द एंटायर स्विच एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट फॉलो द क्लोजिंग ब्रेसेज ऑफ स्विच। अगर आपके पूरे स्विच केस के जो ब्लॉक के अंदर उसका डिफॉल्ट केस नहीं होता है तो सारी चॉइसेस को चेक करने के बाद में उससे बाहर निकल के जो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट उसको एग्जीक्यूट कर देता है अगर सारी फॉल्स है तो। इन स्विच इज स्विच ए रिप्लेसमेंट फॉर इफ? यस भी है और नो भी है। यस क्यों है? बिकॉज इट ऑफर ए बेटर वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम एज कंपेयर टू इफ, एंड नो बिकॉज इन सर्टेन सिचुएशन वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू यूज इफ। जैसे कि स्विच केस को हम रिप्लेस कर सकते हैं इफ एल्स के साथ में। इफ एल्स के अंदर तो हम फ्लोटिंग टाइप भी एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यू के बेस के ऊपर भी कंपेरिजन कर सकते हैं, लेकिन स्विच के अंदर नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन में तो नहीं हो सकता। इंटीजर टाइप और कैरेक्टर टाइप क्वेश्चन के ऊपर आप कर सकते हो। द डिसएडवांटेज ऑफ स्विच इज दैट वन कैन नॉट हैव ए केस इन स्विच which looks like case i is less than equal to 20। का मतलब है कि केस स्विच के अंदर तो i is less than equal to 20 हम लिख सकते हैं स्विच के बाद जो ब्रैकेट आते हैं, लेकिन केस के अंदर ये नहीं लिख सकते कि ये सही है या गलत है। केस के अंदर तो आपके पास सीधा कांस्टेंट ही आएगा, उसके अंदर इस तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यूज नहीं कर सकते।
इसके बाद में आते हैं द गो टू कीवर्ड। जैसे कंटिन्यू कीवर्ड होता है, ब्रेक कीवर्ड होता है। कंटिन्यू कीवर्ड क्या करता है, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से जहां कंटिन्यू मिलेगा वापस उस ब्लॉक के फर्स्ट स्टेटमेंट के पास में आपको लेके जाएगा इनिशिएट करने के लिए। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक से आपको जस्ट बाहर निकाल देगा कि आप उसको ब्लॉक के जस्ट सेकंड जो भी स्टेटमेंट है उसको यूज करना है। वैसे ये गो टू कीवर्ड भी होता है जो कि सी लैंग्वेज के अंदर बहुत ही रेयरली यूज होता है, कभी कभी बाई चांस। वो गो टू कीवर्ड क्या करता है कि आप गो टू का मतलब होता है कि आप यहाँ से वहां जंप कर सकते हो। एक स्टेटमेंट जहां पे एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसके जस्ट बाद के इंस्ट्रक्शन को अगर आपको स्किप करना है या कहीं पे भी करना है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर पहुंचाना है, जैसे मान लीजिए 10 नंबर पे अभी काम कर रहे हो और 1 नंबर पे भेजना है, तो गो टू के थ्रू आप उसको भेज सकते हो। तो गो टू क्या काम करता है, गो टू स्टेटमेंट इन सी इज ए जंप स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कोड टू एनी अदर पार्ट ऑफ द कोड इन सी। मतलब लाइन नंबर किसी भी पे एग्जीक्यूशन हो रहा है तो किसी भी नंबर लाइन पे भेजा जा सकता है। भेजने का तरीका होता है उस मेथड के थ्रू भेजा सकता है। गो टू स्टेटमेंट हेल्प इन अल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू अवर नीड। देखिए सी के अंदर जो स्टेटमेंट्स है या प्रोग्राम रन होता है वो वन लाइन बाय लाइन होता है, लेकिन गो टू कीवर्ड जो होता है, जैसे गो टू कीवर्ड आता है तो जो नॉर्मल बिहेवियर है प्रोग्राम को उसको ब्रेक कर देता है, जहां में भेजना है वहां पे स्टेटमेंट चला जाता है, वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इससे कई बार सिस्टम के अंदर वल्नरेबिलिटी जनरेट हो जाती है। किसी प्रोग्राम को डीबग करना या एरर को रिजॉल्व करना या उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए गो टू कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। नहीं कर तो सकते लेकिन करते नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ही रेयर यूज होता है। ऐसी कंडीशंस कभी कभी आती है कि हमें जब आइडेंटिफाई नहीं होता कि कंडीशन क्या आने वाली है तो उसको अगर प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में बाहर निकालना है तो गो टू का यूज करते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय यूजिंग ए लेबल which means defining a block of code with a name so that we can use the go to statement to jump through that। एक लेवल होता है, लेवल कैसे डिफाइन करते हैं ये नेक्स्ट स्लाइड में चेक करेंगे। तो गो टू कीवर्ड को किसी भी लेवल के ऊपर हम जंप करा सकते हैं। गो टू स्टेटमेंट कैन बी यूज इन टू वेज, आइदर टू स्किप सम लाइन्स और टू मूव ए ब्लॉक बिलो इन द कोड और टू रिपीट सम लाइन्स ऑफ कोड बाय गोइंग अबव इन द कोड। आपको या तो किसी पर्टिकुलर लाइन्स को जैसे आपने किसी भी लाइन पे लिखा हुआ उसको स्किप करके कहीं भेजना है तो उसको भेज सकते हो, या जो इतना आपने एग्जीक्यूशन कर लिया उसको वापस से रिपीट करवाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो। अल्टीमेटली गो टू का रोल क्या है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उसको ब्रेक करके अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम से बिहेव करवाना। तो गो टू कीवर्ड का सिंटैक्स में छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इंट गोल प्रिंटअप एंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, स्कैन अप लिया हुआ है उसको। ये गोल्स इज लेस देन इक्वल टू 5 अगर आता है तो गो टू SOS, SOS नाम का जो लेबल है वहां पे चला जाएगा और SOS नाम का लेबल जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होने पे ये जो आएगा गो टू SOS, अब इसके बाद में एल्स का कंडीशन बिल्कुल रन नहीं करेगा, सीधा का सीधा आकर के प्रिंट अप कर देगा ट्रू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पे सीधा प्रिंट कर देगा। तो ये लेवल डिक्लेरेशन है। गो टू कीवर्ड को यूज करने के लिए लेवल के थ्रू यहाँ पे हम भेज सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने स्टडी करा है गो टू कीवर्ड को और उसके साथ में स्विच केस कंट्रोल को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आने वाले वीडियोस के अंदर हम इसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।